नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 फरवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा जो अपनी सिफारिशें सौंपी गई हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत के द्वारा मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इस एडिटोरियल पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। 5G के आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं, क्या भारत इसके लिए तैयार है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 15 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है रीड्रॉइंग द इलेक्टोरल मैप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा अपनी अंतरिम सिफारिशों को सौंपा गया है और उसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा कौन कौन सी बातें यहाँ पर कही गई हैं, कितने निर्वाचन क्षेत्रों को यहाँ पर जोड़ने की बात कही गई है, और सबसे अंतिम में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर जो रीजनल पार्टी है वहाँ पर उनका इस पर क्या मत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 3 सदस्यीय जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा अपने 5 सहयोगी सदस्यों को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी गई है। और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो 5 सहयोगी सदस्य हैं उनमें से 3 सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और 2 जो सदस्य हैं वो भाजपा से हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें जम्मू कश्मीर में कितने निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़ने की बात कही गई है। आपको ध्यान में रखना है कि परिसीमन आयोग के द्वारा जो अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर ऐसा मान लिया जाता है तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसमें जो सीटों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पर जो पहले सीटें थी वह 87 थी, वो बढ़ करके 90 हो सकती हैं। यहाँ पर जिन 7 सीटों को बढ़ाने का बात कहा गया है उसमें से 6 सीटों की वृद्धि जम्मू प्रांत के लिए है। और अगर जम्मू प्रांत में इन 6 सीटों को जोड़ दिया जाता है तो वहां पर जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी संख्या बढ़ करके 43 हो जाएगा। इसके अलावा कश्मीर प्रांत के लिए 1 सीटों की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है और अगर इस 1 सीट को वहां पर जोड़ दिया जाता है तो कश्मीर में जो सीटों की संख्या है वह 47 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर दोनों में जो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है वो लगभग बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रस्ताव दिया गया है परिसीमन आयोग के द्वारा वो क्या है, कितने सीटों को यहाँ पर जोड़ने की बात कही गई है और इन सीटों में से कितनी सीटें जम्मू के लिए है और कितनी सीटें कश्मीर के लिए है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो यहाँ पर सीटों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जम्मू संभाग के कठुआ, डोडा, सांबा, राजौरी, रियासी और किश्तवाड़ में एक सीटों को यहाँ पर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। और इसके अलावा कश्मीर घाटी के कुपवारा में भी 1 सीट को यहाँ पर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो यहाँ पर फिगर से आपको ज़्यादा आसान समझ में आ जाएगा कि आखिर जम्मू और कश्मीर के किन किन भागों में निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़ने का यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया है। तो इस फिगर को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इन 7 सीटों में से जो 6 सीटें हैं और उनमें से भी जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वे मुस्लिम बहुल चिनाब घाटी और पीर पंजाल घाटी से हैं, जबकि जो 3 सीटें हैं वह हिंदू बहुल जम्मू सांबा कठुआ बेल्ट में हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार आयोग ने अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है जो मुख्य रूप से सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर बेल्ट के निवासी हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 9 सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे गुर्जर और बकरवाल समुदाय या फिर
गैर कश्मीरी भाषी मुसलमानों को यहाँ पर मदद मिलेगी जो कि जम्मू प्रांत में राजौरी पुंछ बेल्ट में निवास करते हैं। तो यहाँ पर पहली बार अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एससी के लिए कितनी सीटों को यहाँ पर आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है और एसटी के लिए यहाँ पर कितनी सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त करने के पहले जम्मू कश्मीर में 87 सदस्यीय विधानसभा थी, जिसमें जम्मू क्षेत्र में 37 निर्वाचन क्षेत्र थे और कश्मीर में 46 और इसके अलावा लद्दाख में 4 निर्वाचन क्षेत्र थे। और आपको ये इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि जो सिफारिश किया गया है परिसीमन आयोग के द्वारा, अगर वह लागू हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू क्षेत्र में जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू क्षेत्र में जो निर्वाचन संख्या है वह 37 से बढ़ करके 43 हो जाएगा और जबकि कश्मीर में जो निर्वाचन क्षेत्र है वह 46 से बढ़ करके 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए आपको इसको भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, वहां पर भी 24 सीटों को आरक्षित करने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर कि चुनाव नहीं हो पाते हैं क्योंकि यह अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, शॉर्ट में पीओके। यहाँ पर इस बात को भी बताने का प्रयास किया गया है कि क्या जो बाकी बचे हुए निर्वाचन क्षेत्र हैं उनके पुनर्गठन का भी सिफारिश किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आयोग ने जम्मू कश्मीर में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाने का सुझाव दिया है और यहाँ पर 28 नए निर्वाचन क्षेत्रों का नाम और उनके पुनर्गठन का सिफारिश किया गया है आयोग के द्वारा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आयोग के द्वारा 19 विधानसभा क्षेत्रों को हटाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, मतलब कि इनकी जो सीमाएं हैं इनको बदल करके नए विधानसभा क्षेत्र बनाए जाएंगे। आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय क्षेत्र होंगे और इन 5 संसदीय क्षेत्रों में से जो 3 सीटें हैं वह कश्मीर को और 2 सीटें जम्मू को देने की बात कही गई है। यहाँ पर आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया है कि दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों और राजौरी और पुंछ के 2 जिलों को पीर पंजाल घाटी में मिला करके एक लोकसभा सीट बना दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका प्रस्ताव भी आयोग के द्वारा दिया गया है और यहाँ पर जो नया लोकसभा का सीट बनाया जाएगा उसका नाम अनंतनाग राजौरी सीट होगा, जिसमें गैर कश्मीरी भाषी अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण आबादी शामिल होगी। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े बदलाव करने की सिफारिश परिसीमन आयोग के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे कि आखिर कौन कौन से सिफारिशें आयोग के द्वारा की गई हैं। सबसे अंतिम में इस न्यूज में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर इन सिफारिशों पर वहां के जो क्षेत्रीय नेता हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वहां की जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उसके द्वारा ये जो प्रस्ताव लाया गया है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा, उसकी आलोचना की गई है और यहाँ पर यह कहा गया है इन दोनों पार्टियों के द्वारा कि कश्मीर की जो आबादी है वह जम्मू से ज्यादा है। आपको ध्यान में रखना है कश्मीर की आबादी 68.88 लाख है, जबकि जम्मू की आबादी 53.50 लाख है और इसकी तुलना में कश्मीर को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। तो इस आधार पर इसका आलोचना किया गया है और यहाँ पर इन पार्टियों के द्वारा कहा गया है कि जानबूझ करके जम्मू में जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्र के बराबर लाने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है। हालांकि परिसीमन आयोग के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उन्होंने स्थलाकृति, संचार के साधन और उपलब्ध सुविधा को ध्यान में रख करके निर्वाचन क्षेत्रों की सिफारिश की है और यहाँ पर जनसंख्या के साथ साथ अन्य बिंदुओं को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें संचार के साधन, उपलब्ध सुविधा और स्थलाकृति शामिल हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये कहा गया है कि उसके सदस्यों के द्वारा आयोग को जो भी सुझाव दिए गए थे उनमें से
किसी भी सुझाव को आयोग के द्वारा नहीं माना गया है और उनका ये कहना है कि वह पहले से ही ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और इसको उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दे रखी है और इसीलिए उनके द्वारा जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह इस तरह के प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आखिर सिफारिशें क्या हैं और इसके ऊपर वहाँ के जो लोकल पार्टीज हैं उनका क्या मत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से भारत के द्वारा भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, भारत मध्य एशिया संवाद और नई दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर के मध्य एशियाई देशों के साथ जो बातचीत की गई है वह एक अच्छा कदम है और कहीं ना कहीं भारत फिर से मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करने लगा है, जो कि एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह साफ साफ कहा गया है कि भले ही मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ ना मिले, लेकिन अगर हम ऐसे कदम नहीं उठाएंगे, अगर हम उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर भारत को लंबे समय में कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि भारत के द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ जो अपने संबंधों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं वह भले ही देरी से उठाए गए कदम है, लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम है। यहाँ पर यह बताया गया है कि मध्य एशिया में जो जियोपॉलिटिक्स है वह बहुत ही तेजी से बदल रहा है और इसका कहीं ना कहीं एक कारण अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान से जाना है। यहाँ पर कहा गया है कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर गया है उसके बाद से इस क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति और उसकी शक्ति में गिरावट आया है और यहाँ पर जो स्थान खाली किया गया यूएस के द्वारा उसको भरने के लिए रूस और चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है लेखक के द्वारा कि चीन इस क्षेत्र में आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा रूस भी यहाँ पर एक प्रमुख राजनीतिक सैन्य शक्ति के रूप में मौजूद है, लेकिन जो चीन की शक्ति है वह रूस से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर चीन आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है। उसकी सीमाएं इस क्षेत्र के बहुत सारे देशों से लगती हैं। चीन लगातार इन देशों में निवेश करता रहा है और इसीलिए भले ही रूस सैनिक तौर पर यहाँ पर ज्यादा ताकतवर है, उसके ज्यादा अच्छे संबंध हैं, लेकिन अंत में जो अर्थशास्त्र है वह ज्यादा प्रभावी होगा, यानी कि चीन को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। और आप सभी जानते हैं कि अगर चीन को इस क्षेत्र में बढ़त मिलेगी तो उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर लेखक के द्वारा इस बात को उठाया गया है कि चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए रूस जो है यहाँ पर चिंतित है और इसीलिए रूस भारत के साथ मिल करके इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, जो कि भारत के लिए एक अच्छा मौका देता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रूस खुद को मध्य एशिया का सबसे बड़ा शक्ति मानता है और यहाँ पर चीन के द्वारा अपने प्रभाव को जिस तरीके से बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं उसके कारण रूस चिंतित है और रूस भारत को इस क्षेत्र में अपने सहयोगी के रूप में देखता है, जिससे कि वह चीन पर दबाव बना सके। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अगर इस क्षेत्र में यानी कि मध्य एशिया में भारत और रूस के बीच में संबंध बढ़ते हैं तो यहाँ पर यूएस इसका स्वागत करेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़े और एक तरीके से अगर भारत और रूस इस क्षेत्र में मिलकर के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वे चीन का जो यहाँ पर प्रभाव है उसको कम करेंगे और इसीलिए यहाँ पर अमेरिका को भारत और रूस के बीच में जो संबंध बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में उससे बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत का जो फोकस है वह अफगानिस्तान पर है। आपको ध्यान में रखना है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं था और वहाँ पर जो पहले की जो सरकारें थीं, चाहे वो हामिद करजई की सरकार हो चाहे वह अशरफ गनी की सरकार हो, इन दोनों की निकटता भारत के साथ बहुत थी, जिसके कारण
पाकिस्तान के प्रतिरोध के बावजूद भारत का जो संबंध था अफगानिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब वहां पर सिचुएशन बदल गया है। वहां पर तालिबान का शासन है और ऐसे समय में भारत को अपनी रणनीति को बदलने की आवश्यकता है। यानी कि भारत को मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने की आवश्यकता अभी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत बहुत ही ज्यादा रूस पर निर्भर करता है। यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि भारत इस स्थिति का इस्तेमाल भी कर सकता है और यहाँ पर अगर भारत चाहे तो जिस तरीके से चीन के द्वारा इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके भारत रूस और चीन के बीच में दरार भी पैदा कर सकता है, खास करके इस क्षेत्र में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रूस अपने आप को मध्य एशिया में सबसे ताकतवर समझता है और अगर उसकी ताकत को कोई कम करने का काम कर रहा है इस क्षेत्र में तो वह चीन है। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और रूस और चीन के बीच में जहां तक संभव हो दरार पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि भारत और रूस के द्वारा हाल ही में मध्य एशिया में अपने संबंधों को बढ़ाने को लेकर के काफी चर्चा किए गए हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान किया गया है, जो कि इस दिशा में उठाए गए सही कदम हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उसका भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि मध्य एशिया में भारत की जो वापसी है वह आसान नहीं होने वाली है। चीन यह पूरा प्रयास करेगा कि भारत का जो असर है इस क्षेत्र में ना पड़े। जैसा कि मैंने कहा कि चीन पहले से ही वहां पर निवेश कर रहा है और वह इस क्षेत्र का प्रमुख आर्थिक भागीदार है। यानी कि चीन का जो संकट है इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दे को उठाया गया है लेखक के द्वारा और यहाँ पर कहा गया है कि चीन से भी बड़ी चुनौती यहाँ पर भारत के लिए ईरान हो सकता है। यानी कि अगर हमें मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना है, इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाना है, तो हमारे संबंध ईरान के साथ अच्छे होने चाहिए। आप सभी जानते हैं कि ईरान का संबंध पश्चिमी देशों के साथ अच्छा नहीं है और भारत पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी देशों के नजदीक गया है, जिससे कि ईरान चिढ़ सकता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत को ईरान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना होगा, अच्छा करना होगा। और अगर हमारे संबंध ईरान के साथ अच्छे होते हैं तो इसका फायदा भारत को मिलेगा। और यहाँ पर यह कहा गया है कि मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए भारत को एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए। यानी कि छावर पोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, हम उसका इस्तेमाल करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा हम अफगानिस्तान ईरान के द्वारा सड़क और रेल लाइन के माध्यम से भी मध्य एशियाई देशों तक पहुंच सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है कि अगर भारत को मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उसे ईरान के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ाना होगा। और अगर भारत ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में जो कड़वाहट है उसको कम करने में सफल हो जाता है तो यह भारत की बहुत बड़ी सफलता होगी। यहाँ पर अंत में लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि सभी बातें एक तरफ हैं, लेकिन मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध आगे कैसे रहेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो भौतिक क्षमता है, जो कूटनीतिक साधन है, वह कितने अच्छे हैं, कितने अनुकूल हैं। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि अगर भारत राजनीतिक इच्छा शक्ति रखता है तो भारत की जो स्थिति है वह मध्य एशिया में मजबूत हो सकती है। भारत को लगातार इस पर काम करना होगा, तभी जाकर के मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है वेगिंग ऑन ए हेल्थ डाटा रिटेंशन प्लान और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 राजनीति और शासन से जुड़ा हुआ है। इस पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया जा रहा है और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, उसके द्वारा भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के द्वारा स्वास्थ्य डेटा के प्रतिधारण यानी कि उसको इकट्ठा करने के ऊपर
एक परामर्श प्रक्रिया शुरू किया गया है। यानी कि किस तरीके से लोगों के जो स्वास्थ्य डेटा हैं, जो हेल्थ डेटा हैं, उनको स्टोर किया जाए, कितने दिनों तक स्टोर किया जाए, इसको लेकर के परामर्श राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। और इसी को लेकर के यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जब हम लोगों के स्वास्थ्य डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राइवेसी का मामला है, यानी कि जो निजता का मामला है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के स्वास्थ्य डेटा हैं, उनके चोरी होने का, उनके गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी इसको लेकर के परामर्श प्रक्रिया शुरू करना चाहता है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा इस बात पर फीडबैक मांगा गया है कि आखिर किस तरीके के डेटा को स्टोर किया जाए और कब तक किया जाए। जब हम निजता की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निजता को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि जब भी हम निजता से जुड़े हुए किसी मामले पर कोई नियम बनाते हैं तो वे नियम इन 4 पैरामीटर पर सही होने चाहिए। पहला है, क्या वे नियम वैध हैं, यानी कि उसकी लीगैलिटी चेक होनी चाहिए। दूसरा, किन वैध उद्देश्यों के लिए उसे बनाया जा रहा है। तीसरा, उसकी अनुपातिकता यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी। और चौथा है, उचित सुरक्षा उपाय, यानी कि जो नियम बनाए जा रहे हैं वहां पर उचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि नहीं। तो यहां पर जो भी नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा बनाए जाएंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य डेटाओं को स्टोर करने के लिए, वे भी इन 4 बातों पर खरे उतरने चाहिए। यहाँ पर लोगों के डेटा को स्टोर करने के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या जोखिम हो सकते हैं, उसको लेकर के चर्चा किया गया है। हमने इस पर पहले बहुत सारी चर्चाएं की हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार का ये कहना है कि अगर हम लोगों के स्वास्थ्य डेटा को स्टोर करेंगे तो इससे व्यक्तिगत रूप से भी और जनता को बड़े पैमाने पर लाभ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि लोगों के कम से कम डेटा को स्टोर किया जाए। जो डेटा आवश्यक हैं उन्हें ही स्टोर किया जाए, ताकि उनके चोरी होने का, निजता के उल्लंघन होने का जो संभावना है उसे भी कम किया जा सके। यहाँ पर स्वास्थ्य डेटा को लेकर के संभावित सुरक्षा उपाय की भी चर्चा की गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि लोगों के कौन से स्वास्थ्य डेटा स्टोर किए जा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य डेटा अनुसंधान के नाम पर स्टोर किए जा रहे हैं तो उन्हें जरूर स्टोर करना चाहिए, लेकिन अगर उस डेटा का उपयोग नहीं है तो उसे तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। और यहाँ पर आगे चल करके सरकार प्राइवेसी को लेकर के जो भी यहाँ पर नियम बनाएगी, डेटा संरक्षण को लेकर के जो भी यहाँ पर नियम बनाएगी, उसका कड़ाई से पालन स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं को करनी चाहिए। इसको लेकर के यहाँ पर सिफारिशें की गई हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि लोगों के स्वास्थ्य डेटा को स्टोर करने से पहले जो प्राइवेसी का मुद्दा है उसे सबसे पहले हल करना चाहिए। कितनी मात्रा में लोगों के स्वास्थ्य डेटा को स्टोर करना है, कब तक स्टोर करना है, यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इनको सुलझाए बिना हम इस तरह के किसी भी बड़े अभियान को नहीं चला सकते। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है फिक्सिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 3 प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया है कि नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 5G के आर्थिक लाभ उसके उच्च लागत से अधिक होगा। तो इस बात का यहाँ पर उठाया गया है कि जिस 5G को यहाँ पर लाने की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा, क्या वह भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5G को रोल आउट करने में जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया है कि अगर 5G को लाया जाता है तो उसके आर्थिक लाभ क्या होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री के द्वारा 22-23 के बजट घोषणा में यह घोषणा की गई है कि सरकार 5G मोबाइल फोन सेवाओं को रोल आउट करने की सुविधा के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करेगी। और इसके बाद संचार मंत्री के द्वारा भी यही कहा गया है कि उन्होंने ये कहा है कि ट्राई मार्च तक 5G के लिए अलग रखे जाने वाले स्पेक्ट्रम पर
अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। यानी कि सरकार इस ओर कदम बढ़ा चुकी है और सरकार की घोषणाओं से ये लगता है कि सरकार जल्द से जल्द 5G के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी करवाएगी। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले 5G के रोल आउट को लेकर के गहन विचार विमर्श होना चाहिए। क्या हमारी टेलीकॉम कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? आप सभी जानते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वे पहले से ही बहुत ज़्यादा आर्थिक कमजोरी से गुजर रही हैं। आप सभी जानते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या उनके पास इतना पैसा है कि वह 5G के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग ले सकती हैं? और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि 5G सेवाओं के रोल आउट करने से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार का जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत ही कम स्पष्टता है। यहाँ पर सरकार के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि जो 5G का स्पेक्ट्रम होगा उसका मूल्य निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर सरकार यह बताने में असफल है कि अगर वह 5G को रोल आउट करवा देती है हमारे देश में तो इसका फायदा हमारे देश के लोगों को और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि भारत की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वह खराब दौर से गुजर रही हैं, उनके पास पैसे की कमी है और ऐसे में कुछ ही कंपनियां हैं जो इस तरह के ऑक्शन में भाग ले पाएंगी। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी समझाया गया है कि जिन देशों के द्वारा अपने अपने देशों में 5G को रोल आउट किया गया है वहां पर भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो टेक्निकल मुद्दे हैं उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। यानी कि 5G का पूरी तरीके से इस्तेमाल करने में अभी कुछ साल और लगेंगे। जिन देशों के द्वारा इसे अपनाया भी गया है वहां पर भी इसका उपयोग ना तो सार्वजनिक उपयोगिता के लिए किया जा रहा है, ना ही उद्योगों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था को भी इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए भारत सरकार को भारत में 5G के रोल आउट को लेकर के फैसला लेना चाहिए। पहले उन मुद्दों को सुलझाना चाहिए और फिर स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर के कोई भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन कैसे किया गया है और स्थानीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, चर्चा करें। तो इस पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। जो भी डेटा मैंने आपको दिया है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा कितने सीटों को बढ़ाने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है, किस तरीके से SC और ST के लिए सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है, लोकसभा की सीटों में किस तरीके से पुनर्गठन करने का प्रस्ताव दिया गया है, उन सभी को आप यहाँ पर चर्चा करेंगे और स्थानीय नेताओं के द्वारा जो क्या प्रतिक्रिया दी गई है आप उसकी भी यहाँ पर चर्चा करें। आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, देर से ही सही भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विश्लेषण करें। तो हमने इस पर चर्चाएं की हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसको देखते हुए भारत के द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो चुनौतियां हैं आप उसका जिक्र करें जिसका हमने एडिटोरियल में जिक्र किया है और आसानी से आप इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन सभी टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।